प्यारे प्यारे बच्चों, सिग्मा कोचिंग पे आप सभी का अपना बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट चैप्टर हो गया था अपना। सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी किसका? इतिहास का। तो जैसा कि हमने देखा कि सेकंड चैप्टर जो है विषय 2 अपना क्या है, वो विषय 2 है अपना राजा, किसान और नगर। विषय 2 क्या है अपना? भाई राजा है अपने पास में, किसान है और नगर है। मतलब यहाँ पे अपन किन के बारे में पढ़ेंगे? 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, राजा, किसान और नगर के बारे में। यानी क्या क्या है हमारे पास में? राजा, किसान और नगर। राजा क्या होता है? राजा वो होता है जो एक अपनी प्रजा पर, मतलब जो अपनी प्रजा पर, एक समुदाय पर राज करता है, उसकी व्यवस्थाओं को देखता है, उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व संभालता है। किसान जो क्या करता है? हमें अनाज प्रदान करता है, हमें बहुत सारे खाने की वस्तुएं प्रदान करता है, उनका उपार्जन करता है। और नगर जहां हम सामुदायिक रूप से सब लोग मिलकर रहते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये लगभग क्या है कि आरंभिक राज्य एवं अर्थव्यवस्था के बारे में है। और ये कहाँ से कब तक है कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक है। यहाँ पे समझे, मतलब यहाँ पे मतलब समझना, एक चीज़ को मतलब देखना क्या कह रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि भाई क्या से कहाँ तक है? ये 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक है। अब 2 चीज़ें तुम्हें याद रखना है। क्या याद रखना है? 2 चीज़ें याद रखना है कि ईसा पूर्व मतलब क्या होता है? क्या ईसा पूर्व मतलब कि ईस्वी से पहले की साल, और ईस्वी मतलब क्या होता है कि ईसा मसीह के जन्म की साल से लेकर आज तक। यानी ईसा पूर्व क्या है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की साल, और ईस्वी क्या है कि उनके बाद की साल। चलिए, तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक हम पढ़ेंगे। और आइए चलो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। और यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। बच्चों यहाँ पे याद रखना, आप सबको याद रखना है कि हमारे पास में 4 वेद है। जैसा हमने 11th में पढ़ा था, 4 वेद हैं हमारे पास में। कौन कौन से वेद हैं? कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। यानी कि ये सारे वेद हमारे पास में 4 वेद हैं। अब इन चारों वेदों में अगर हम देखें, तो क्या देखें कि चारों वेदों में जो ऋग्वेद है, जो क्या है, जो ऋग्वेद है, वो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। भाई ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है। तो इसकी रचना उस काल में होने लगी थी, इसलिए इस काल को वैदिक काल भी कहते हैं। मतलब जो अपन इस काल को जो पढ़ने जा रहे हैं ना, हम इस काल को क्या कह देते हैं? वैदिक काल भी कहते हैं। अच्छा चलिए, इन सब को पढ़ते पढ़ते मैं तुम्हें आज एक जादू भी दिखाता हूँ। जादू क्या है कि जैसे ही तुम वीडियो के नीचे देखोगे तो तुम्हें एक लाल बटन दिखेगा। लाल बटन पे लिखा होगा सब्सक्राइब। उसको जैसे ही तुम दबाओगे ना, सब्सक्राइब वाले बटन को, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा वहाँ पे वो हो जाएगा एकदम ग्रीन। मतलब वो बटन आपका क्या हो जाएगा? एकदम ग्रीन हो जाएगा। चलिए थोड़ी देर बाद, चलिए तो देखते हैं आगे। अच्छा, इससे आगे अगर हम देखें तो हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा कि जादू तो आपने देख ही लिया। अब उसके बाद में आप देखना कि यहाँ पे उसी काल के बारे में दिया गया है। इसके बारे में हम सारा देखेंगे, क्या क्या चीज़ें दी हैं उसके बारे में देखिए ज़रा आप। आगे चला गया थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे इस तरह का एक बॉक्स बना हुआ है। ये बॉक्स में कुछ निशान बन रहा है। ये थी उस टाइम की लिपि मतलब भाषा। उस टाइम पे किस तरह से लिखा जाता था, वो भाषा ये थी। और इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, तो हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उपमहाद्वीप यानी कि जो अपना पूरा महाद्वीप था, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल आदि सारी चीज़ें आती थी। तो इस सारे महाद्वीप के बारे में भी उनने विस्तार से जानकारी दी है। कुछ चीज़ें अच्छी दी हैं, जैसे कि दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों
के प्रमाण भी मिलते हैं। चरवाहा बस्तियाँ मतलब कि कैसी, कि ऐसी बस्तियाँ जहाँ पे पशुओं को पाला जाता था और उनको चरवाहा के लिए उपयोग किया जाता था, मतलब बस्तियों को पाला जाता। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए। मतलब जैसे जब व्यक्ति मर जाता था तो उसका अंतिम संस्कार किस प्रकार से किया जाता था, तो उसके बहुत सारे तरीके भी यहाँ पे अपन को सामने आए हैं, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे हमें मिलते हैं, है ना। जिनमें क्या मिलते हैं, महापाषाण के नाम से ख्यात बड़े बड़े पत्थरों के ढांचे मिलते हैं। और कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। मतलब हुआ क्या करता होगा कि उस टाइम पे कुछ राजा हुआ करते होंगे, है ना, राजा महाराजा, तो क्या करते होंगे, वो उनके साथ में उनकी प्रिय वस्तुएं जो भी उनके हथियार वगैरह हुआ करते होंगे उनको भी उनके साथ में दफना दिया करते होंगे। ऐसा रहा करता होगा उस समय। चलिए आगे देखते हैं कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। मतलब जैसे ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी आई तो उस टाइम पे हमको बहुत सारे प्रमाण देखने को मिलते हैं। क्या क्या प्रमाण देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें का विकास हुआ। क्या हुआ कि मुखर आरंभिक राज्य, मतलब नए नए राज्यों का विकास हुआ, बड़े बड़े साम्राज्यों का विकास हुआ, रजवाड़ों का विकास हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमें उस टाइम पे देखने को मिलती हैं। चलिए इससे और आगे देखें तो उस टाइम पे बहुत सारी नई चीज़ें भी हमको देखने को मिलती हैं। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, मतलब ऐसा, मतलब उनने क्यों बताया, तो कहाँ पे पढ़ के बताया, उन्होंने अभिलेखों में, ग्रंथों में, सिक्कों में तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। और यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती है। मतलब इनका कहने का क्या है, समझना ज़रा कि क्या कह रहे हैं कि इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों का, अभिलेख यानी कि क्या, जो पत्थर पर लिखे जाते हैं, ठीक है, ग्रंथों का, जो कुछ पुराने ग्रंथ बने हैं जैसे वेद मिले हैं, ठीक ना, वेद मिले हैं, ठीक ना, तो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। इसके बाद में सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न स्रोतों का वो अध्ययन करते हैं, सिक्कों का अध्ययन करते हैं। जैसे सिक्कों पे क्या होता था, उस टाइम पे सन डली रहती, अभी भी डली रहती सन, उस टाइम पे सन डली रहती थी, राजा का चित्र होता था। तो उस टाइम पे हमें पता चल जाता था सिक्कों से कि इस सन में इस राजा का राज वहाँ पे चलता। बहुत अच्छा पार्ट है। चलिए आज देखते हैं आगे। पहला वाला पॉइंट आ गया, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। क्या कह रहा है कि प्रिंसेप और पियदर्सी। प्रिंसेप है क्या भाई, प्रिंसेप कोई ख़ास चीज़ नहीं है। प्रिंसेप एक अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। क्या थे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। मतलब उस टाइम पे वैदिक काल में दो लिपि चलती थी, एक चलती थी ब्राह्मी लिपि और एक चलती थी खरोष्टी लिपि। तो जेम्स प्रिंसेप ने क्या करा कि दोनों लिपियों का अर्थ निकाला, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला, और इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया। मतलब ये लिपियाँ कहाँ पे मिलती हैं, इन लिपियों का उपयोग कहाँ पे मिलता है, इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया। और प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदर्सी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। एक बात ध्यान रखना, ये जो पियदर्सी जो राजा का नाम आता है ना, किसके लिए आता है पता है? ये जो पियदर्सी जो राजा का नाम आता है, ये आता है अपना अशोक के लिए। किसके लिए आता है? सम्राट अशोक के लिए आता है। भाई अशोक कौन था? अशोक को तुम जानते हो या सम्राट अशोक के लिए आता है, ठीक ना। तो अशोक को तुम जानते होगे। वैसे तो कौन था अशोक? अशोक महान सम्राट था। इसके पूरा का पूरा उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के, ठीक है ना। अशोक के बारे में पूरा का पूरा हम पढ़ने वाले हैं, अशोक के बारे में, ठीक है। चलिए पता है अशोक की, चलो एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ अशोक के बारे में। एक बहुत अच्छी चीज़ क्या थी अशोक के बारे में, क्या कि इसने अपने 99 भाइयों को मार कर राजा बनाता है। कितने भाइयों को? 99 भाइयों को मार कर राजा बनाता। बहुत ही भयंकर शासक हुआ, इतिहास का सब महान प्रतापी शासक माना जाता है इसको। एक बात और, इसकी
पिताजी थे बिंबिसार, और बिंबिसार के थी बहुत सारी रानियाँ ना, और उनके बहुत सारे थे पुत्र। ठीक है, तो उनमें एक महान अशोक था, और उसके बारे में हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो उसी का नाम ज़्यादातर मिलता है प्रियदर्शी। देखो आ भी गया है यहाँ पे, नाम अशोक भी लिखा है, कहीं पे अशोक भी मिला है, यहाँ पे अशोक वो वाला गलत वाला लिख रखा है इनने। ठीक है, यहाँ पे अशोक भी मिलता है कहीं कहीं पे लिखा, और कहीं पे मिलता है प्रियदर्शी, तो वो उपयोग किया गया है अशोक के लिए। अब अगर अपन देखें यहाँ पे, तो प्रारंभिक राज्य में भारत में ऐसा माना जाता है कि भारत में 16 महाजनपद थे। महाजनपद, जनपद कैसे कि बड़े बड़े राज्य। और प्राचीन काल में जैसे वैदिक काल में भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपदों के नाम यहाँ पे अपन देखेंगे, और बहुत ही सरल जनपद थे, और इनका नाम आपको याद रखना, जैसे बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं। ये कुछ मुख्य नगर थे, बाकी और सारे नगर भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपन को एक भी याद रखना है कि महाजनपदों पर राजा शासन का होता था, राजा का शासन होता था। मतलब जो महाजनपदों पे जो शासन करता था उसको हम क्या कहते थे? राजा। यानी कि महाजनपद पर शासन करने वाला कौन हुआ करता था? राजा होता था। लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। मतलब कि जो राज्य था ना उस टाइम पे गण और संघ में बटा होता था, और उस पर एक लोग नहीं कई लोगों का समूह शासन करता था। मतलब जैसे एक तरह की पंचायत टाइप की, जैसे एक पंच 5 सरपंच होते हैं, है ना, 5 पंच होते हैं, तो इस तरह का उस टाइम पे चलता होगा शासन व्यवस्था। चलिए, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। और उसके बाद में कुछ मैं थोड़ा डिटेल में भी आपको समझाऊंगा। इसके बाद क्या करना है कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे, यानी कि उसी टाइम पे इससे संबंधित थे, उसी टाइम पे ये आए थे। इन दोनों के बारे में डिटेल से मैं बताऊंगा। महावीर स्वामी जी के पूरे जन्म के बारे में हम देखेंगे, और देखेंगे गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। तो जो प्रत्येक महाजनपद था उनकी एक राजधानी भी थी। मतलब प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी भी हुआ करती थी। जैसे चलिए आइए देखते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया है, एक क्या दिया है कि भाई मगध जनपद है ना, मगध जनपद है, तो मगध की जो राजधानी दी है वैशाली। उस टाइम पे वैशाली होती थी ना। अब जैसे बज्जी है तो बज्जी की क्या है? कुशीनगर है, बज्जी है ना। जैसे अंग है तो अंग चंपा है, ठीक ना, अब अंग की चंपा है, ठीक ना। तो जैसे अवंती है तो अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी, ठीक ना। चेदी है ना, बस है, कौशाम्बी, काशी, काशी की क्या थी? काशी की वाराणसी थी, ठीक ना। कौशल की श्रावस्ती थी, कुरु, पांचाल, ठीक ना। तो इस तरह के ये महाजनपद थे उस टाइम पर तक्षशिला विश्वविद्यालय जहाँ पे मिलता है। तो इस तरह के महाजनपद हमको देखने को मिलते हैं उस समय के। चलिए, तो यहाँ तक अपन ने देख लिया, और यहाँ तक ही आप रहने देते हैं आज। बाकी का हम अगली वीडियो में देखेंगे, है ना। तो वीडियो को ध्यान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।